आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखते हुए और आने वाली राजस्थान के जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा है उनको मद्देनज़र रखते हुए महत्वपूर्ण जितने भी, तो चलिए दोस्तों, आपका समय न लेते हुए आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 8 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और पुस्तक का नाम है हमारा राजस्थान। कक्षा 8 का पहला ही अध्याय है जिसका नाम है 18वीं सदी का राजस्थान, यानी 18वीं सदी का राजस्थान। ठीक है, तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी। तो हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता है वो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने की थी। हुरडा नामक स्थान है जो भीलवाड़ा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में। मराठा शक्ति को, दूसरा क्वेश्चन है, मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित किसने किया था? तो मराठा शक्ति है तो मराठा साम्राज्य की जो नींव है वो रखी थी शिवाजी ने। तो मराठा शक्ति को सर्वप्रथम संगठित करने का जो श्रेय जाता है वो शिवाजी को जाता है। किसको जाता है? शिवाजी को। राजस्थान के राज्यों में सर्वप्रथम 29 सितंबर 1803 को किस राज्य ने अंग्रेजों के साथ संधि की थी? यानी मेन बात है कि राजस्थान के अगर रियासतों की बात करें तो रियासतों में ऐसी कौन सी रियासत है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की थी? तो आपका उत्तर रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, भरतपुर। याद रखना, ये डेट याद रखना, 29 सितंबर 1803 को सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली जो रियासत थी वो भरतपुर रियासत थी। अहदनामा एक है, तो अहदनामा क्या चीज़ है? अहदनामा एक समझौता पत्र है, यानी राजस्थान के साथ जो अंग्रेजों ने जो समझौते पत्र किए थे, संधियाँ की थी, उसे किस पे लिखा जाता था? अहदनामा पर लिखा जाता था। भूमि पर लगने वाला कर, यानी बात करें भूमि पर लगने वाला कर निम्न में से कौन सा है? तो भूमि पर लगने वाला जो कर था वो कौन सा है? खिराज। ठीक है, ठीक है, खिराज है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना है खुम्स से सल्तनत काल में भी चलता था। तो यानी खुम्स किस प्रकार का कर होता था कि खुम्स जब कोई राजा का सैनिक जब लूट का माल होता था, लूट के लेके आता था, उसका जो बंटवारा होता था उसे खुम्स कर कहा जाता था। चौथमुखी और सरदेशमुखी, ये दोनों ही कर मराठों के कर है, ध्यान रखना है। ये चौथमुखी और सरदेशमुखी कर है वो किस प्रकार के कर है, कौन से शासकों के कर है? मराठा शासकों के कर है। ठीक है, उसके बाद में बात करें मराठों द्वारा अन्य शासकों से लिया जाने वाला सुरक्षा कर निम्न में से कौन सा है? तो यानी मराठों के द्वारा जब मराठा शक्ति दूसरे शासकों को अपने अधीन कर लेती थी, उसके बाद में उसे एक सुरक्षा का बात कहती थी कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, तो उनके बदले में एक कर लेते थे और वो कर था चौथमुखी कर है, वो सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। और मराठा जो सरदार होते थे वो चौथमुखी कर वसूल करते थे। राजस्थान में सर्वप्रथम 1711 में मराठों ने कहाँ प्रवेश किया? यानी राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ पर प्रवेश किया था? तो आपका उत्तर रहेगा मेवाड़ में। कहाँ पर? मेवाड़ में। हुरडा सम्मेलन का आयोजन भीलवाड़ा में कब किया गया? यानी हुरडा नामक स्थान कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। ठीक है, और जगत सिंह ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी मेवाड़ महाराणा ने। इसका आयोजन कब किया गया था? तो इसका आयोजन 17 जुलाई 1734 को किया गया था। कब किया गया था? 17 जुलाई 1734 को हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, हुरडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? हुरडा सम्मेलन में निम्न में से किन शासकों ने भाग लिया? तो कोटा के महाराजा दुर्जनशाल, ठीक है, आमेर के महाराजा सवाई जय सिंह और जोधपुर के अभय सिंह। अब यहाँ पर ध्यान रहना है कि महाराव दुर्जनशाल, अभय सिंह जोधपुर का, सवाई जय सिंह जयपुर का और जगत सिंह मेवाड़ का, ये सभी के सभी शासक क्या है? समकालीन शासक है, याद रखना है। ठीक है, इन सभी शासकों ने हुरडा में सम्मेलन का आयोजन किया था, और किसके विरुद्ध या किसके लिए संगठित होने के लिए? मराठों के विरुद्ध संगठित होने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन हुआ था। उदयपुर के महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई, यानी उदयपुर महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री चंद्र कंवर बाई का विवाह निम्न में से किस शासक के साथ हुआ था? तो ध्यान देना,
कि उदयपुर के महाराणा अमर सिंह की पुत्री चंद्र कुंवर बाई का विवाह आमेर के शासक सवाई जय सिंह के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? आमेर के शासक सवाई जय सिंह के साथ हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया था? तो बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना कब शुरू किया था? तो बांसवाड़ा के शासकों ने खिराज कर देना है वो 1728 को किया था। ठीक है। उसके बाद में राजपूत शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब करना शुरू किया था? तो यानी सीधी सादी बात है कि राजपूताना के शासकों ने अंग्रेजों के साथ संधियां कब शुरू हुई थी? तो संधियां 1817-18 में हुई थी। ठीक है। 1803 में भरतपुर रियासत है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ संधि की थी। मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही में संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? यानी मारवाड़ के विरोध के कारण, ये ध्यान देना कि सिरोही ने हस्ताक्षर क्यों किए? क्योंकि मारवाड़ के विरोध के कारण सिरोही ने और विलय पत्र पर क्या किए थे, संधि पत्र पे क्या किया था? अंग्रेजों के साथ हस्ताक्षर किए थे। तो वो कब किए थे? 1823 में। ध्यान देना, सिरोही अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ क्या की थी? संधि की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि किस राज्य को छोड़कर 1818 तक संपूर्ण राज्यों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर संधि कर ली थी। यानी अंग्रेजों के विलय पत्र पर, अहदनामा पर क्या कर दिए थे? हस्ताक्षर कर दिए थे। तो वो सिरोही रियासत बची थी। और सिरोही ने कब की थी? 1823 में की थी। 1823 में सिरोही ने और संधि की थी। तो ये अंतिम रियासत थी। ठीक है। उसके बाद में सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? सवाई जय सिंह की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे दोस्तों 1743 में सवाई जय सिंह की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति का आंकलन करने के लिए किसको 1735 में राजस्थान भेजा था या राजपुताना में भेजा था? तो पेशवा बाजीराव ने, यानी मराठा पेशवा था। और पेशवा मराठाओं का प्रधानमंत्री के लेवल का पद होता था। ठीक है। तो पेशवा बाजीराव ने राजस्थान नीति या राजपुताना का आंकलन करने के लिए 1735 में राजपुताना में किसको भेजा था? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, राधाबाई को भेजा था। ठीक है। किसको भेजा था? राधाबाई को। ये पार्ट पूरा हो गया है। अगला पार्ट आ गया है 1857 की क्रांति का। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है कि 1857 का संग्राम एवं राजस्थान, यानी 1857 की क्रांति का आगाज कहाँ से हुआ था? तो ध्यान रखना है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो कौन सा था? चर्बी वाले कारतूस थे। ठीक है। बैरकपुर की छावनी में ये क्रांति की जो तात्कालिक घटना घटित हुई थी। उसके बाद में ये मेरठ से शुरू होनी थी। और 1857 की क्रांति के लिए निर्धारित दिन कौन सा रखा गया था? 31 तारीख रखा गया था। ठीक है। और ये शुरू कब हो गई थी? 10 तारीख को ही शुरू हो गई थी। यानी ये लगभग 21 दिन पहले शुरू हो गई थी क्रांति। ठीक है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? नसीराबाद की छावनी से हुआ था। नसीराबाद की छावनी कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। ठीक है। मई का महीना था ये, 31 मई और 10 मई को ये शुरू हो गई थी। होनी कब थी? 31 मई को शुरू होनी थी। ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों कि ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व आहुआ में किया था। ठीक है। आहुआ 1857 की क्रांति। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का प्रारंभ भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो ये कहाँ से हुआ था? मेरठ से हुआ था। और 10 मई को हुआ था। कब हुआ था? 10 मई को हुआ था। ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना दोस्तों 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल कितनी सैनिक छावनियाँ थी? यानी कुल सैनिक छावनियाँ कितनी थी 1857 की क्रांति के समय? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। नानी बाएं देख, ये इसका ट्रिक बनता है। ठीक है। उसके बाद में नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ठीक है। नसीराबाद में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों 1857 की क्रांति राजस्थान में नसीराबाद अजमेर से शुरू हुई थी। और ये 28 मई 1857 को हुई थी। 28 मई 1857 को ये क्रांति नसीराबाद से राजपुताना में शुरू हुई थी। उसके बाद में बात करते हैं नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। तो नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? 3 मई 1857 को हुआ था नीमच में। ठीक है। नीमच में कब हुआ था? 3 मई 1857 को हुआ था। ठीक है। एरनपुरा में 1857 की क्रांति प्रारंभ कब हुई थी? तो एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा में हुई थी।
कोटा में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ? तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। और ध्यान देना, कोटा सैनिक छावनी नहीं है यहाँ पे, क्यों? यहाँ पर जन सामान्य के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, 1857 की क्रांति है। कोटा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कोटा विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो किया था लाला जयदयाल और मेहराब खां ने। जयदयाल और मेहराब खां ने कोटा विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना है दोस्तों कि कोटा का शासक उस समय राम सिंह था। ठीक है, कोटा में किस कैप्टन का सिर काटकर पूरे शहर में घुमाया गया? यहाँ पर ध्यान देना कि यहाँ पर सर को काटकर शहर में घुमाया गया है। ठीक है, तो वो कौन था भाई? तो कोटा का कैप्टन बर्टन था। कौन था? कैप्टन बर्टन का सर काटकर पूरे शहर कोटा में घुमाया गया था। उसके बाद में बात करें दोस्तों कि क्रांतिकारियों ने कोटा के किस महाराव को कोटा दुर्ग में कैद कर दिया था? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि क्रांतिकारियों ने कोटा का महाराव कौन था? राम सिंह था। राम सिंह। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूजन होंगे, राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय में, तो याद रखना राम सिंह द्वितीय था। ठीक है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो भाई सीधी सादी बात है, उस समय कौन था? पैट्रिक लॉरेंस था। पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान में एजीजी था। ठीक है, 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों तथा जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? तो 18 को, एक 10 को हुआ, दूसरा 18 को हुआ था। ठीक है, तो 18 को कौन सा हुआ था? तो 18 को चेलावास का हुआ था। 18 को कौन सा हुआ था? चेलावास का युद्ध हुआ था। और चेलावास के युद्ध के घटना के की बात करें तो ये युद्ध किसके मध्य हुआ था? पॉलिटिकल मैकमोसन के मध्य हुआ था। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे कि 1857 के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट उस समय कौन था? मेजर सावर्स था। कौन था? मेजर सावर्स था। 1857 के समय मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो मारवाड़ का उस समय कौन था? मैकमोसन था। मैकमोसन था। 1857 के समय जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो जयपुर का पॉलिटिकल ईडन था। कौन था? ईडन था, ध्यान रखना है। यानी जयपुर का पॉलिटिकल ईडन, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मैकमोसन, और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था। याद रखना, इंपॉर्टेंट बातें हैं। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं, और अगले पार्ट का नाम है आधुनिक राजस्थान का निर्माण। आधुनिक राजस्थान का निर्माण यानी एकीकरण से संबंधित ये पार्ट है। तो संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? संयुक्त वृहद राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था भाई? अजमेर मेरवाड़ा था। और अजमेर मेरवाड़ा को कब मिलाया गया था? 7वें चरण में मिलाया गया था, 1 नवंबर 1956 को मिलाया गया था। और संयुक्त वृहद राजस्थान में जोधपुर भी था, कोटा भी था, और किशनगढ़ भी था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख कौन थे? तो संयुक्त राजस्थान की बात करें तो संयुक्त राजस्थान के राज प्रमुख है वो भोपाल सिंह थे। ठीक है, उसके बाद में बात करें दोस्तों कि वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को आया था। कब आया था? 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान अपने अस्तित्व में आ गया था। ठीक है, राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि ये चौथा चरण है, ये चीज़ ध्यान रखना। 30 मार्च को 4 बड़ी रियासतें मिलाई गई थी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, ये 4 बड़ी रियासतें मिलाकर और राजस्थान, ये 30 मार्च की बात है, 30 मार्च 1949 की। तो उसी दिन को हम क्या मनाते हैं? राजस्थान दिवस मनाते हैं। संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? तो संयुक्त राजस्थान का गठन है वो कब हुआ था? 18 अप्रैल तो संयुक्त राजस्थान का गठन कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को हुआ था। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली को मिलाकर कौन सी संघ का निर्माण किया गया था? तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर को मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। और मत्स्य संघ की राजधानी किसको रखा गया था? अलवर को रखा गया था, यह बनाया गया था। ठीक है, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? तो एकीकरण से पूर्व राजस्थान में ध्यान देना है दोस्तों 19 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। अब ध्यान रखना है दोस्तों कि एकीकरण से पूर्व राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी? तो 19 रियासतें थी। एकीकरण के दौरान अगर बात करें ठिकानों की तो ठिकाने 3 थे। राजस्थान में 3 ठिकाने मिले थे।
ठीक है। राजस्थान में 3 ठिकाने मिले थे, कुशलगढ़, नीमराना और कौन सा, लावा। ये राजस्थान में 3 ठिकाने मिलाए गए थे, 19 रियासतें मिलाई गई थी। लेकिन एक ठिकाना ऐसा था जिसका नाम है दांता ठिकाना, जो वर्तमान में कहाँ आता है, वर्तमान में गुजरात के अंतर्गत आता है दांता ठिकाना। लेकिन उस दौरान उसका जो कार्यालय था दांता ठिकाना का जो कार्यालय था वो राजस्थान के अंतर्गत आता था। तो एकीकरण से पहले राजस्थान में कुल कितने ठिकाने थे, तो एकीकरण से पहले राजस्थान में 4 ठिकाने थे। ठीक है, याद रखना, बड़ी बात है कि एकीकरण से पहले राजस्थान में कुल 4 ठिकाने थे, जबकि एकीकरण के दौरान राजस्थान में कितने ठिकानों का विलय हुआ, 3 ठिकानों को हुआ था। ठीक है, विलय तो कौन से का हुआ, लावा का हुआ, नीमराना का हुआ और कुशलगढ़ का हुआ। लेकिन जो दांता ठिकाना था, जो काठियावाड़ गुजरात के अंतर्गत आता है, उसका जो आधिकारिक कार्यालय था वो राजस्थान के अंतर्गत आता था। ठीक है, अधिकारी कार्यालय वो राजस्थान के अंतर्गत आता था, लेकिन वो गुजरात के यानी उसका भौगोलिक क्षेत्र गुजरात क्षेत्र में होने के कारण उसको किस में मिलाया गया, दांता ठिकाने को गुजरात में मिलाया गया था। ठीक है, उसके बाद में ध्यान देना, एकीकरण से पूर्व राजस्थान में एक केंद्र शासित प्रदेश था, वह था केंद्र शासित प्रदेश एक ही था, और वो कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था। कौन सा था, अजमेर मेरवाड़ा था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार के रियासती विभाग के नियमानुसार स्वतंत्र भारत के वे ही रियासतें अपना पृथक अस्तित्व रख सकती थी जिसकी न्यूनतम आय कितनी हो, 1 करोड़ रुपए वार्षिक से अधिक हो। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, वृहद राजस्थान का उद्घाटन किसने किया, तो वृहद राजस्थान का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, गोडगिल चाचा पटेल, ये 4 व्यक्ति थे जो उद्घाटन करने के लिए आए थे। एनवी गोडगिल दूसरे का एनवी गोडगिल, और फर्स्ट का भी एनवी गोडगिल किया था, और थर्ड का पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और वृहद राजस्थान जो चौथा चरण था, चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ठीक है, कितने चरणों से गुजरते हुए वर्तमान राजस्थान नवंबर 1956 में अस्तित्व में आया, तो 7 चरणों में गुजरते हुए आया था। ठीक है, टोटल चरण कितने थे, 7 चरण थे। पहला 18 मार्च को और 1948 को, दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, तीसरा चरण है वो 18 अप्रैल 1948 को, चौथा चरण है वो 30 मार्च 1949 को, और 5वां चरण 15 मई 1949, छठा चरण 26 जनवरी 1950 और 7वां चरण 1 नवंबर 1956। ठीक है, ये 7 चरण थे, और 7 चरणों के गुजरते हुए या 7 चरण के अंतर्गत ये राजस्थान का विलय पूर्णतः संपन्न हुआ था। ठीक है, पूर्वी राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी, पूर्वी राजस्थान या राजस्थान, सॉरी पूर्वी नहीं है, ये पूर्व राजस्थान है। ठीक है, यहाँ ये प्रिंटिंग मिस हुई है। पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कौन सी थी, पूर्व राजस्थान की राजधानी है वो कोटा थी। ठीक है, ये दूसरे चरण की बात है। कौन सी चरण की बात है, ये दूसरे चरण की बात है। चलिए बात करते हैं अगले पार्ट की। अगला पार्ट है दोस्तों एक जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या का आंकड़ा है ये, और बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, कितने प्रतिशत है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार की बात करें तो राजस्थान में अनुसूचित यानी शेड्यूल कास्ट एससी की जनसंख्या प्रतिशत कितना है, तो ध्यान देना दोस्तों 13.5% है सन 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है, तो याद रखना है सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, डूंगरपुर का है। कितना, 994। ठीक है, 994 याद रखना दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में सॉरी, अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का लिंगानुपात कितना है, तो 888 है। याद रखना कितना है, 888 है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र जनजाति जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है। याद रखना है, काफ़ी कंपटीशनों में ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखना है, राजस्थान की एक मात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह सूची में शामिल किया है, तो वो कौन सी है, सहरिया है। और राजस्थान में सहरिया सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, 12 में पाए जाते हैं। लिंगानुपात से आशय क्या है, तो लिंगानुपात का आशय वही सीधा साधा एक ही होता है कि प्रति 1000 पुरुषों के पीछे या पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या होती है।
सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है? ध्यान रखना है 66.11% है। कितनी है? 66.11% है। और ध्यान रखना है 61.11 का जो आंकड़ा दिया हुआ है ये याद रखना है, ये थार के मरुस्थल वाला आंकड़ा है। कौन सा है? थार के अमृतस्थल है वो 61.11 है, ये 52.11 है, ये महिला साक्षरता है, और 78.11 है ये। चलो उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में डामोर जनजाति निवास करती है? डामोर जनजाति है वो डूंगरपुर में, डैश डे याद रखना, डूंगरपुर। ठीक है। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है? तो ये ध्यान देना, भरतपुर जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है। सेरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, ये 12 के अंतर्गत सर्वाधिक पाई जाती है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है? नगरीय जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा में पाई जाती है, याद रखना है। उसके बाद में हाँ ध्यान देना, सर्वाधिक नगरीय यानी शहरी जनसंख्या की बात कर रहा है ये। वैसे सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में पाई जाती है। ठीक है। शहरी जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो कोटा में पाई जाती है, यानी कोटा का ग्रामीण अंचल कम है। ठीक है। उसके बाद में ध्यान देना कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता कितनी है? तो सन 2011 के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है वो कितनी है? 52.12 है। ठीक है, 52.12 है। उसके बाद में सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? तो न्यूनतम लिंगानुपात भाई सीधी सीधी बात है, कहाँ पर है? धौलपुर में। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में राज्य के लगभग 61% भूभाग पर लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो आपका उत्तर रहेगा 40%। मैंने आपको बताया 61.11 है, ये क्या किसका है? मरुस्थल का क्षेत्रफल है। ठीक है। और उसमें कितनी जनसंख्या निवास करती है? 40% जनसंख्या है जो निवास करती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की जनसंख्या में वृद्धि दर सन 2011 में 21.31 पाई गई है। ये सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस जिले की है? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर बाड़मेर जिले की। ठीक है, याद रखना। उसके बाद सन 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जनसंख्या कितनी है? तो याद रखना, सन 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार 6.85 करोड़ बताई गई है, यह आप ध्यान रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उद्योग। ठीक है, उद्योग है। अगला पाठ है अपना 5वां पाठ है कक्षा 8 का, जिसका नाम क्या है? उद्योग धंधे। ठीक है। राजस्थान की बस्तर नगरी और राजस्थान का मैनचेस्टर कौन से जिले को कहा जाता है? तो राजस्थान की बस्तर नगरी एवं राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? तो यानी राजस्थान में सबसे ज़्यादा उपलब्ध खनिज है वो रॉक फास्फेट है। ठीक है। मेरीना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मेरीना खादी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है। मेरीना भेड़ की एक नस्ल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग कौन सा है? तो राज्य का सबसे प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग है। कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है, याद रखना है। किस पे आधारित है? कृषि पर आधारित है। किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। उसके बाद में राज्य में प्रथम सीमेंट कारखाना 20वीं सदी के दूसरे दशक में किस जगह खोला गया था? तो राज्य का पहला सीमेंट कारखाना है वो लाखेरी में खोला गया था। कहाँ खोला गया था? लाखेरी में खोला गया। और लाखेरी कहाँ पड़ती है? बूंदी में पड़ती है दोस्तों। राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932, राजस्थान की प्रथम शक्कर मिल 1932 द मेवाड़ शुगर मिल्स स्थापित की गई थी। तो राजस्थान की प्रथम शक्कर या चीनी मिल है जिसका नाम है द मेवाड़ शुगर मिल्स, जो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में स्थापित की गई थी या खोली गई थी। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है दोस्तों, सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो सीमेंट उत्पादन का भारत में अग्रणी राज्यों की बात करें तो राजस्थान आएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात, सोने चांदी के आभूषणों एवं रत्नों के लिए विश्वविख्यात केंद्र कौन सा है? तो ये जयपुर हो जाएगा दोस्तों। कौन सा हो जाएगा? जयपुर। श्री सीमेंट का कारखाना राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो श्री सीमेंट ब्यावर की है। श्री सीमेंट कहाँ की है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ पड़ता है? अजमेर में। उसके बाद में नमक उद्योग का कारखाना किस जिले में स्थित है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार अगर बात करें तो नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज, ठीक है, सेज कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो सेज की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो ये सीतापुरा जयपुर उत्तर आएगा। ठीक है, सीतापुरा जयपुर। अगला क्वेश्चन है परिवहन एवं पर्यटन। परिवहन एवं पर्यटन की बात करें तो छठा पाठ है कक्षा 8 का,
इसका अध्ययन करेंगे। राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ है? जैसलमेर में। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ऊंट महोत्सव बीकानेर में होता है दोस्तों। कहाँ होता है? बीकानेर में। उस्ता कला भी कहाँ की है? बीकानेर की। उस्ता कला क्या है? उस्ता कला ऊंट की खाल पे किया जाने वाला बारीक चित्रात्मक कलाकारी है। और इसका जो प्रमुख उस्ता कला का जो प्रमुख व्यक्ति है उनको उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ताद। पारंगत व्यक्ति को उस्ताद कहा जाता है। और उस्ता कला का प्रमुख उस्ताद कौन है? हमीदुद्दीन है। ठीक है, चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है अपना, घड़ियाल या मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? घड़ियाल, ध्यान देना ये नाम, घड़ियाल मगरमच्छों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो चंबल है। ठीक है। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में है? तो भाई राजस्थान में मेट्रो रेल जयपुर में चलती है। जयसमंद झील स्थित है। तो जयसमंद झील कहाँ पर है? उदयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। प्रमुख पर्यटक स्थल आहड़ किस जिले में? आहड़ उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। आहड़ सभ्यता भी है। ठीक है ना, आहड़ क्या है? सभ्यता भी है, जिसे अघाटपुर की सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, दुलकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? तो सोनारगढ़ का किला जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन ही है। राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है? तो आपका उत्तर है केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण जितनी भी सड़कें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्गों को, केंद्र सरकार के अधीन जितनी भी सड़कें हैं वो राष्ट्रीय राजमार्गों में क्या होती है? शामिल होती है। ये महत्वपूर्ण सड़कें होती है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? तो इसमें कौन सा शामिल नहीं है? जयपुर शामिल नहीं है। कौन सा शामिल नहीं है? जयपुर। दिल्ली है, कोलकाता है, मुंबई है। ठीक है। भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र के मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। 1853 उत्तरा जाएगा। अभी डलहौजी का काल है। भारत में डलहौजी को क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में स्थित है? तो आपका उत्तर रहेगा जयपुर में। कौन सा? सवाई मान सिंह अंतर्राष्ट्रीय अड्डा है, वो क्या पर है? जयपुर में स्थित है। ठीक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है ये राजस्थान के अंतर्गत आता है, जो कहाँ पर है? जयपुर में। मेट्रो रेल की शुरुआत कब की गई थी? तो मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 में जयपुर में की गई थी। ठीक है, 2 जून 3 जून की बात है ये। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। अगला पार्ट है दोस्तों विकास योजनाएं। विकास योजनाओं की बात करें तो पहला क्वेश्चन अपना विकास योजनाओं का, और ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण गौरव पथ योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे से जोड़ना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों को सड़कों के विकास करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नेशनल हाईवे से जोड़ना, ये सभी। तो यानी गौरव पथ है ये पंचायत, जो ग्रामीण स्तर की ग्राम पंचायत होती थी, ग्राम पंचायत से लेकर मुख्य मार्ग तक का था। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को मेगा हाईवे तक जोड़ना, ये इसका उत्तर बनता है। ठीक है। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजना है। सरकार द्वारा संचालित आर्थिक क्षेत्र की योजनाएं कौन कौन सी है? भामाशाह योजना भी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना भी है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना भी है। ये सभी है इस ऑप्शन के अंतर्गत जितनी भी। सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में, सरकार द्वारा संचालित कृषि क्षेत्र में संचालित योजनाओं में सम्मिलित नहीं है। तो कृषि क्षेत्र में सम्मिलित योजना कौन सी नहीं है? तो ध्यान देना, प्रधानमंत्री फसल बीमा है, ये कृषि क्षेत्र की है। राष्ट्रीय आयुष मिशन है, ये भी कृषि क्षेत्र का है। किसान कलेवा योजना, ये भी कृषि क्षेत्र का है। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये कृषि क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। उसके बाद में सतत विकास लक्ष्य में कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो सतत विकास लक्ष्य में कितने? 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए। लक्ष्यों की संख्या कितनी है? 17। आयुष्मान भारत योजना का संबंध किससे है? तो आयुष्मान भारत योजना का संबंध है वो स्वास्थ्य से है। किससे है? स्वास्थ्य से है। उसके बाद में बात करें दोस्तों, सरकार द्वारा संचालित ग्रामीण विकास संबंधी योजनाएं हैं, यानी ग्रामीण विकास संबंधी योजनाओं की बात करें दोस्तों तो ये मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत, ये ग्रामीण विकास की योजना है। स्वच्छ भारत अभियान है, ये
किसके हैं? ग्रामीण विकास की योजना है, अटल भूजल योजना है, ये ग्रामीण विकास की है, तो ये सभी उत्तर बनेंगे। ठीक है। आईएम शक्ति फंड का संबंध किस योजना से है? तो आईएम शक्ति फंड का संबंध है, ये महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिला सशक्तिकरण। सांझा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सांझा अभियान का जो मुख्य उद्देश्य है वो बाल विवाह से मुक्त करना है, बाल विवाह से मुक्त है। ठीक है। उसके बाद में किस योजना का मुख्य उद्देश्य मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना है? ठीक है। तो राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना। ठीक है। जननी यानी मातृ और शिशु मृत्यु दर, इन दोनों को ही सुरक्षित रखने की योजना है ये। ठीक है। किस योजना का मुख्य उद्देश्य औषधीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन तथा दवाओं के लिए कच्चे पदार्थों की उपलब्धता को सहज बनाना है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? इसमें आपका उत्तर रहेगा राष्ट्रीय आयुष मिशन का, राष्ट्रीय आयुष मिशन आएगा। ठीक है। किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका संरक्षण में संलग्न व्यक्तियों एवं संगठनों को सम्मानित करना होता है? तो सम्मानित करना होता है तो गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। ठीक है। गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना। ठीक है। उसके बाद में बात करें किस योजना का मुख्य उद्देश्य शिक्षित युवाओं को 2 वर्ष की अवधि के लिए बेरोजगारी भत्ता देना है? यानी जो राजस्थान सरकार अभी बेरोजगारी भत्ता दे रही है वो कौन सी योजना के अंतर्गत दे रही है? तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत दे रही है। किस योजना का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक सहयोग के माध्यम से भूजल प्रबंध में सुधार लाना है? तो अटल भूजल योजना के अंतर्गत। ठीक है। राजस्थान जन आधार योजना कब शुरू की गई थी? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? राजस्थान जन आधार योजना 2018 में की गई थी। कब की गई थी? 2018 में की गई थी। चलो अगला पार्ट है, 8वां पार्ट है कक्षा 8 का, और 8वां ही पार्ट है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु राजकीय प्रयास। राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री नंबर क्या है? तो टोल फ्री नंबर क्या इतना है भाई? 1098। ध्यान देना, कई बुकों के ऊपर भी ये लिखा हुआ आता है, याद रखना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब की थी? तो आपका उत्तर रहेगा 2015 में हरियाणा से की थी। ठीक है। इसका फर्स्ट फेज है वो हरियाणा से शुरू हुआ था और सेकंड फेज है वो जो राजस्थान के झुंझुनू से शुरू हुआ था। ठीक है। 8 मार्च को हुआ था। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? तो राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन, याद रखना, राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। क्या राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 को लागू किया गया था? तो आपका उत्तर रहेगा 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। लागू कब किया गया था? 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया था। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010, यानी राजस्थान एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए, कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए स्कूल कौन से? निजी यानी प्राइवेट विद्यालय के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है? तो कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती है? 25% सीटें आरक्षित होती हैं। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह है तो 1 से 8 तक, 1 से 8 तक। ईवीएम का पूरा नाम क्या है? तो ईवीएम का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, ईवीएम का पूरा नाम। उसके बाद में किस वर्ष में राजस्थान सूचना अधिकार कानून बनाने वाला राज्य पहला राज्य बना? तो 2000 में, यानी सूचना का अधिकार कानून है वो राजस्थान ने सर्वप्रथम बनाया था। और कब बनाया था? सन 2000 में। ठीक है। और लागू कब किया? 2005 में। ठीक है। उसके बाद में बात करें दोस्तों आगे, नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया, जिसमें बच्चों को कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो याद रखना है दोस्तों, जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास का अधिकार, ये सभी आएंगे। ठीक है।
राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम 1971 में पारित किया गया था। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया? तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम है वो 1955 को पारित किया गया। ठीक है। उसके बाद में भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना है, 1955 में लागू किया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया? तो 1989 में लागू किया था। 1989 में लागू किया था। महिला घरेलू हिंसा अधिनियम कब पारित किया गया? तो महिला घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पारित किया गया। ठीक है, 2005 में। निष्पक्ष व नीतिपरक मतदान निम्न में से कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? निष्पक्ष एवं नीतिपरक जो मतदान है वो कौन सा है? सूचित मतदान होता है। कौन सा होता है? सूचित। उसके बाद में ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन, ग्रामीण एवं शहरी प्रशासन की बात करें, नगर पालिका के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो नगर पालिका के अध्यक्ष को नगर पालिका अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक है। आमतौर पर ग्राम सभा की बैठकें किस दिन नहीं होती, ध्यान देना है। 26 जनवरी को होती है, उसके बाद में 15 अगस्त को होती है, 2 अक्टूबर को होती है, तो 31 दिसंबर को नहीं होती। ठीक है। उसके बाद में नगरीय स्वशासन की इकाई निम्न में से कौन सी एक नहीं है? नगरीय स्वशासन की इकाई पूछी है इसमें। ठीक है, तो ध्यान देना है, नगर पालिका होती है, नगर परिषद होती है, नगर निगम होता है, तो जिला परिषद नहीं होती। ठीक है, जिला परिषद नहीं होती। ठीक है ना, याद रखना है। उसके बाद हमारे देश में किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया? यानी पंचायती राज व्यवस्था कौन सी व्यवस्था कौन सी संविधान संशोधन में है? तो 73वें संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा है। ठीक है। उसके बाद में ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है अभी? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच हो जाएगा। जिला परिषद का मुखिया कौन होता है अभी? तो जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। ठीक है। पंचायत समिति का सरकारी पदाधिकारी कौन होता है? पंचायत समिति का पूछा है, ध्यान रखना कि खंड विकास अधिकारी होता है। ठीक है, खंड विकास अधिकारी, BDO। ठीक है। उसके बाद में पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? पंचायत समिति का मुखिया क्या कहलाता है? तो प्रधान होगा। उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधान। राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय किस स्थान पर खोला गया? तो राजस्थान में पहला ग्राम न्यायालय की बात की है, यहाँ पे ध्यान देना, पहला ग्राम न्यायालय बस्सी जयपुर। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं है। तो जिला परिषद के कार्यों में क्या चीज़ शामिल नहीं है? तो जिला परिषद के कार्यों में शामिल है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, ये जिला परिषद के कार्यों में शामिल नहीं होती। अगला पार्ट अपना राजस्थान में कला एवं संस्कृति। ठीक है, कला संस्कृति का पार्ट है। जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग किससे निर्मित है? तो जैसलमेर का सोनारगढ़ दुर्ग है वो पीले बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित है। गागरोन दुर्ग है तो किस श्रेणी में आता है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग में? काली सिंध और राऊ नदी के किनारे है, झालावाड़ के अंतर्गत आता है। ठीक है, पीपा का संबंध उसी से। ठीक है, चलिए बात करते हैं मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला जाना जाता है? तो मिट्टी के किले के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो लोहागढ़ दुर्ग जाना जाता है। कौन सा? लोहागढ़ दुर्ग। ठीक है। उसके बाद में द गोल्डन फोर्ट किस किले को कहा जाता है? तो जैसलमेर दुर्ग को कहा जाता है। किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ के नाम से जाना जाता है? तो कुंभलगढ़ उत्तर आ जाएगा। क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़। देलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो देलवाड़ा के जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। खाटू श्याम का मंदिर कहाँ स्थित है? तो खाटू श्याम का मंदिर खाटू सीकर में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो रणकपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है। ठीक है। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? तो एकलिंग जी का मंदिर दोस्तों उदयपुर में स्थित है। ऋषभ देव जी का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो उत्तर रहेगा उदयपुर। क्या रहेगा? उदयपुर। चलिए बात करते हैं आगे। भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश किसे कहा जाता है? तो भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश है वो विजय स्तंभ को कहा जाता है। ठीक है, कृति स्तंभ को नहीं कहा जाता, याद रखना, ये विजय स्तंभ को कहा जाता है। कंफ्यूजन में गलत हो सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद में महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म है वो कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में हुआ था। कौन से में हुआ था? कुंभलगढ़ दुर्ग में। और वो भी किसमें? कटारगढ़ के बादल महल में। कौन से? बादल महल में। यहाँ उसने पूछा, अगर दुर्ग पूछा है तो कुंभलगढ़ दुर्ग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ही कटारगढ़ दुर्ग है।
ठीक है। उसके बाद में बात करें बनी ठनी चित्र शैली का संबंध किससे है? तो किशनगढ़ से है। कहाँ से? किशनगढ़ से। मंदिरों का विकास किस काल में हुआ? तो मंदिरों का विकास गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर बनाने की कला को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी की मूर्ति को आग से पकाकर बनाने की कला को टेरिकोटा कहा जाता है, टेराकोटा। ठीक है। सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली, याद रखना, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटुओं की हवेली। तो सीधा सीधा कहाँ चले जाओ? जैसलमेर में चले जाओ। मुंशी महारानी की छतरी किस जिले में स्थित है? तो मुंशी महारानी की छतरी अलवर में है। 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में है। ठीक है। उसके बाद में बात किस शैली के चित्रों में कदम वृक्ष को अधिक महत्व दिया गया है? तो कौन सी शैली में दिया गया है? उदयपुर शैली में कदम वृक्षों को अधिक महत्व दिया गया है। ध्यान रखना है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका उत्तर रहेगा रणथंभौर दुर्ग में 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। ठीक है। तो ये था दोस्तों अपना कक्षा 8 का NCERT की बुक हमारा राजस्थान का अध्ययन के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बन रहे हैं। तो अभी समय कम रहा है, तो क्योंकि आपके लिए मैंने ये ऐसे सोचा कि ये क्वेश्चनों का क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जिसमें बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। तो ये मैंने आप तक ये छोटी सी एक कोशिश है जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। जो स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख के आए हैं वो कक्षा 6-7 का वीडियो वो पिछली क्लासों को जाके देख सकता है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि मैंने अभी अभी चैनल बनाया और ये आपके लिए ही कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों।